Hello students, welcome back. Dear students, today we will be completing our second chapter by doing some of the topics which are left behind. Dear students, in my last video we discussed about various events which occur after fertilization. That is the ovule after fertilization that will change into seed, and this ovule is present within ovary, so this ovary it will change into fruit. As ovules they are present in ovary, therefore the seeds they are present within the fruits. So today we will do some of the topics like seed formation, fruit formation, apomixis and polyembryony. So let us start our first topic, that is seed formation. Dear students, as you all know that seed, this is the final product of sexual reproduction. This is the final product of sexual reproduction. And this seed is present within fruits. So we can say that seeds and fruits both are the final products of sexual reproduction. Now these seeds, they are of two types. One is endospermic and the other are non-endospermic. एंडोस्पर्मिक सीड्स बच्चों मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं. एंडोस्पर्मिक सीड्स नाम से पता चल रहा है जिनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा. सो द सीड्स इन विच द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट, दैट इज़ नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स. एंडोस्पर्मिक सीड्स को हम एल्ब्यूमिनस सीड्स भी कहते हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स. वेयर एज इन डाइकॉट्स में अगर हम देखें तो उनमें एंडोस्पर्म जो है दैट इज ईटन अवे एंड द फूड दैट इज स्टोर्ड ओनली इन द कॉटिलेडन्स. सो वहाँ पे एंडोस्पर्म जो है वो ख़त्म हो चुका होता है. दे डोंट हैव एंडोस्पर्म एंड देयर फूड इज स्टोर्ड इन दी कॉटिलेडन्स. सो डाइकॉट्स के जो सीड्स हैं दे आर दी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. तो आज हम दोनों सीड्स की स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे. वन इज़ दी एंडोस्पर्मिक एंड द अदर इज़ दी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. सो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, मोनोकॉट सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स कह रहे हैं, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, दीज आर दी डाइकॉट सीड्स. ना व्हाट इज़ पेरीस्पर्म बच्चों, ये मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि वैसे जो न्यूसेलस है जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जो कि ओव्यूल के चारों तरफ ये प्रेजेंट है, दिस न्यूसेलस, वैसे तो न्यूसेलस जो है दिस इज़ ऑल्सो ईटन अवे, बट इन सम केसेस द न्यूसेलस इट परसिस्ट, वो रह जाता है. दैट इज़ नोन एज व्हाट, पेरीस्पर्म. नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड. बच्चों अगर डाइकॉट सीड में जैसे चने हो गए या राजमा हो गए, अगर इनको तुम कभी चने भिगो के रखे हों और उन चनों के सीड्स को अगर तुम रिमूव करो, उनका सीड कोट रिमूव करो, तो तुम देखोगे कि उनके सीड कोट के दो पार्ट्स होंगे. एक आउटर कोट होगा विच इज़ वेरी हार्ड, और एक इनर कोट होगा जो कि उस आउटर कोट के साथ फ्यूज्ड होता है, एंड दैट इज़ ट्रांसपेरेंट. सो जो सीड का आउटर कोट है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज टेस्टा, एंड द इनर कोट इज़ नोन एज टेगमेन. और तुम्हें ये पहले भी बताया है कि जो आउटर इंटेग्यूमेंट है ओव्यूल का, दैट फॉर्म्स दी टेस्टा, और जो इनर इंटेग्यूमेंट है ओव्यूल का, दैट फॉर्म्स दी टेगमेन. बिकॉज ओव्यूल अल्टीमेटली चेंज किस में हो रहा है, सीड में चेंज हो रहा है. तो जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स थे दे विल चेंज इनटू दी सीड कोट्स. सो आउटर सीड कोट क्या है, टेस्टा, इनर सीड कोट क्या है, टेगमेन है. और माइक्रोपाइल एक छोटा सा पोर होता है विच इज़ प्रेजेंट इन दी ओव्यूल, वी हैड डन इन आवर डायग्राम. सो ये माइक्रोपाइल जो है वो एज इट इज़ प्रेजेंट होता है इन दी डाइकॉट सीड्स.
और हाइलम वो पॉइंट था बच्चों जहाँ पे फ्यूनिकुलस या स्टॉक ऑफ द ओव्यूल विच वाज अटैच। तो अगर तुम किसी सीड को, जैसे राजमा के सीड को अगर बड़े ध्यान से देखना तो वहाँ पे बच्चों हाइलम जो है बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे ओव्यूल की जो स्टॉक थी दैट वाज अटैच्ड, एंड माइक्रोपाइल दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्लियरली विजिबल इन केस ऑफ डाइकॉट सीड्स। नाउ डाइकॉट सीड्स में जो देखो अभी बताया कि जो डाइकॉट के सीड्स हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। देखो पूरा यहाँ पे नज़र भी आ रहा है इस डायग्राम में कि एंडोस्पर्म दैट इज़ एब्सेंट। यहाँ पे जो फूड स्टोर्ड है दैट इज स्टोर्ड इन दीज 2 कॉटिलेडन्स। तो डाइकॉट्स में कितने कॉटिलेडन्स हैं बच्चों? 2 कॉटिलेडन्स हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? डाइकॉट्स कहते हैं, बिकॉज दे हैव दी 2 कॉटिलेडन्स. So these are the 2 cotyledons which are present in case of dicots. और ये बच्चों एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिस इज़ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसकी ये जो टिप है एम्ब्रियोनल एक्सिस शूट टिप, दिस इज़ नोन एज प्लिम्यूल. दिस इज़ नोन एज प्लिम्यूल. प्लिम्यूल क्या बनाएगा बच्चों? शूट सिस्टम बनाता है, इसने स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस ये चीज़ें बनानी हैं. और जो रूट टिप है दैट इज़ नोन एज रेडिकल. रेडिकल ने क्या बनाना है? रूट सिस्टम फॉर्म करना है. सो एम्ब्रियोनल एक्सिस की एक टिप जो है दैट इज़ प्लिम्यूल एंड द अदर टिप इज़ नोन एज रेडिकल. नाउ दिस इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कॉटिलेडन्स. अब एक टर्म कल भी तुम्हें बताया था, एपिकोटाइल है एंड द अदर इज़ हाइपोकोटाइल. देखो नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा तुम्हें. एपी का मतलब होता है अबव, कोटाइल मीन्स कॉटिलेडन्स. सो एपिकोटाइल क्या है? ये वाला पार्ट जो है, दिस वन, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस above the point of attachment of cotyledons, this is known as epicotyle. या हम इसको ऐसे कहें, the part of the embryonal axis between plumule and the point of attachment of cotyledons, this is known as epicotyle. And the part of embryonal axis between radicle and the point of attachment of cotyledons, this is known as hypocotyle. So this is the structure of a dicot seed. तो dicot seed में बच्चों हमने ये टर्म सारी करनी, ये क्लियर होनी चाहिए. व्हाट इज़ प्लिम्यूल, व्हाट इज़ रेडिकल, एपिकोटाइल क्या है, व्हाट इज़ हाइपोकोटाइल, व्हाट इज़ टेस्टा, टेगमेन, हाइलम, माइक्रोपाइल. सो ये सारी टर्म्स जो हैं तुम्हें क्लियर होनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ dicot seed. Now next is monocot seed. Now monocot seeds, they are endospermic seeds because in them the endosperm is persistent. एंडोस्पर्म इनमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम मोनोकॉट सीड्स को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं. एंड मोनोकॉट मीन्स दे हैव ओनली 1 कॉटिलेडन. सो इन दिस डायग्राम सी हियर, दिस इज द एंडोस्पर्म, बल्कि एंडोस्पर्म. और इस एंडोस्पर्म की जो ये आउटर लेयर है दिस इज प्रोटीनेशियस, ये प्रोटीन की बनी होती है विच इज़ नोन एज एल्यूरॉन. अब देखो बच्चों एंडोस्पर्म जो है दैट इज़ ट्रिप्लॉइड. एंडोस्पर्म हमें पता है ट्रिप्लॉइड टिश्यू है. तो कई बार अगर क्रोमोजोमल नंबर से रिलेटेड जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर सपोज ये कहा जाता है तुम्हें भी मेल गैमीट जो है दैट इज़ हैविंग 7 क्रोमोजोम्स and the female gamete that is also having 7 क्रोमोसोम. तो एम्ब्रियो के अंदर या एंडोस्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? नेचुरली जो एम्ब्रियो होगा वो जाइगोट से बना है तो उसके अंदर 14 होंगे क्रोमोसोम्स, बिकॉज वो क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है. और एंडोस्पर्म में कितने हो गए? वो ट्रिप्लॉयड है, तो 7 3 कितना हो गया? 21. तो
एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे? 21 होंगे। और अगर कोई एल्यूरॉन लेयर में तुमसे क्रोमोसोम्स पूछ ले भी एल्यूरॉन लेयर में कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो एल्यूरॉन लेयर भी तो पार्ट है एंडोस्पर्म का, तो एल्यूरॉन लेयर में भी बच्चों कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 21 होंगे। मतलब वो ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, तो हमने जितना भी उसका हैप्लॉइड नंबर दिया होगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें डिप्लॉइड नंबर दिया होगा तो पहले हम उसका हैप्लॉइड नंबर निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि एंडोस्पर्म के अंदर टोटल क्रोमोसोम नंबर्स कितने हैं। सो ये जो आउटर लेयर है एंडोस्पर्म का बच्चों, दिस इज़ नोन एज एल्यूरॉन, और बाकी ये जो मेजर पार्ट है एंडोस्पर्म का ये स्टार्च का बना होता है, दिस इज़ नोन एज स्टार्ची एंडोस्पर्म। अब इस एंडोस्पर्म के नीचे बच्चों ये जो दिखाया गया है पार्ट, दिस इज़ दी reduced cotyledon। पता है मोनोकॉट्स में 1 cotyledon is present and this single cotyledon which is present in case of monocots, this is known as scutellum, this is known as scutellum। अब अगर तुम देखो कि ये जो स्कुटेलम है और ये जो एंडोस्पर्म है इसके बीच में तुम्हें एक लेयर नज़र आ रही होगी बच्चों, दिस लेयर इज़ नोन एज व्हाट? एपीथीलियम। इसको हम क्या कहते हैं? एपीथीलियम कहते हैं। बच्चों ये जो एपीथीलियम लेयर होती है ये इस एंडोस्पर्म में कई हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करेगी, और इन हार्मोन से एंडोस्पर्म में एंजाइम्स की फॉर्मेशन होगी, और ये एंजाइम्स इस एंडोस्पर्म को डिग्रेड करेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे, ताकि इसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हों और वो अल्टीमेटली किसके पास जा सके? एम्ब्रियो के पास मूव कर सके फॉर इट्स नरिशमेंट। नाउ दिस पार्ट इज़ द एम्ब्रियो, दिस इज़ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसकी जो टिप है, देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है एंडोस्पर्म की ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये एक साइड पे शिफ्ट हो गई है। इसकी जो टिप है दैट इज़ नोन एज प्लिम्यूल, जो कि शूट सिस्टम बनाएगी, और इसकी जो लोअर मोस्ट टिप है दैट इज़ नोन एज रेडिकल। अब जो प्लिम्यूल होती है दैट इज़ कवर्ड बाई सम लीफ प्राइमोर्डिया विच इज़ नोन एज कॉलियोपेटाइल। तो ये याद रखना है बच्चों कि कॉलियोपेटाइल जो होती है वो प्लिम्यूल को कवर करती है, और जो रेडिकल होता है दैट इज़ कवर्ड बाई दी कोलियोराइजा। और तुम्हें ये कल मैंने बताया था कि ये जो कॉलियोपेटाइल और कोलियोराइजा है ये एक्चुअली ये जो स्कुटेलम है इसकी ही एक्सटेंशंस हैं, जो कि प्लिम्यूल, देखो जो टिप होती है चाहे वो शूट टिप है चाहे वो रूट टिप है, एक्चुअली जो टिप्स होती हैं दे कंटेन मेरिस्टमैटिक सेल्स, इन्होंने लगातार डिवाइड करना होता है। तो मेरिस्टम्स को प्लांट जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि मेरिस्टम्स जो हैं वो डिग्रेड ना हो, बिकॉज इन्हीं मेरिस्टम्स ने डिवाइड होके तो ही फ्यूचर प्लांट जो है वो फॉर्म करना है। तो इसीलिए ये जो टिप्स होती हैं दे आर प्रोटेक्टेड। सो शूट टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाई कोलियोपेटाइल एंड द रूट टिप दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाई द कोलियोराइजा। सो ये हमने डिटेल स्ट्रक्चर कर ली है बच्चों, दिस इज़ द structure of a monocot seed. Clear? Now next. Now बच्चों सीड्स जो हैं, सीड्स हमारा बेसिस है एग्रीकल्चर का, और सीड्स को देखो सुखा के जब रखा जाता है, सुखाया क्यों जाता है? ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो लो हो जाए और उनको हम जो है स्टोर करके रख सकें। तो सीड्स जो हैं उनके अंदर जो डिहाइड्रेशन है और सीड्स की जो डॉर्मेंसी होती है वो बहुत ही क्रूशियल है उनकी स्टोरेज के लिए। सीड्स को हम सुखा के रख सकते हैं, तो इसको जो है बचा के रखा जा सकता है ताकि जब नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन आए तो इनको यूज़ किया जा सके फॉर दी एग्रीकल्चर। और अगर हम इनको स्टोर करके रखेंगे सो दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ फूड ऑल्सो। सो सीड्स जो हैं दे आर द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। नाउ एक टर्म आता है बच्चों सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट एंड टू प्रोड्यूस सीडलिंग, या सीड्स जो हैं वो कितने टाइम के लिए दे रिमेन अलाइव, दैट इज़ नोन एज व्हाट? सीड वायबिलिटी पीरियड। अब सीड्स जो हैं दे लॉस वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स। कुछ सीड्स जो हैं उनका वायबिलिटी पीरियड लंबा भी होता है, दैट कैन बी ऑफ सेवरल ईयर्स। जैसे एग्जाम्पल है ओल्डेस्ट
ल्यूपाइन जो है देखा गया है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस विच वाज एक्सकवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। इसके सीड्स जो मिले, जो इनके सीड्स के जो फॉसिल्स जो हैं वो ऑब्टेन्ड हुए, दे जर्मिनेटेड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। मतलब जो ल्यूपिनस आर्क्टिकस है उसका जो वायबिलिटी पीरियड है बहुत लंबा है, 10,000 ईयर्स का है। 10,000 ईयर्स के बाद दो सीड्स दे जर्मिनेटेड एंड दे फ्लावर्ड। और एक रीसेंट रिकॉर्ड जो है किसका मिला है बच्चों, डेट पाम का मिला है, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा का, जो कि 2000 ईयर्स ओल्ड है। और ये किंग्स हेरोड पैलेस में से जो है एक्सकवेट किए गए हैं, और इनके सीड्स जो हैं दे आर फाउंड टू बी 2000 ईयर्स ओल्ड एंड दीज सीड्स दे आर वाइबल। वाइबल का मतलब ये जर्मिनेट किए आफ्टर 2000 ईयर्स। तो सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड जो है वो अब तक का कौन सा है बच्चों, ल्यूपिनस आर्क्टिकस है, विच वॉज एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा, जिसका वायबिलिटी पीरियड कितना है, 10,000 ईयर्स का है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फ्रूट फॉर्मेशन। अब फ्रूट साइंटिफिकली क्या है, राइपन्ड ओवरी। राइपन्ड ओवरी इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज व्हाट, फ्रूट। और फ्रूट की वॉल को बच्चों क्या कहते हैं, पेरिकाप। पेरिकाप इज व्हाट, फ्रूट वॉल। सो फ्रूट की जो वॉल है नेचुरली इट डेवलप्स फ्रॉम दी ओवरी वॉल। अब अगर इस पेरिकाप को देखें ना, तो इस पेरिकाप के बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प। तो एपिकार्प जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि यूजुअली पील बनाती है। जैसे अगर हम मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो का जो आउटर पील है दैट इज़ दी एपिकार्प, और जो पल्प है जो कि हम खाते हैं दैट इज़ दी मीजोकार्प विच इज़ जूसी एंड स्वीटी। और जो अंदर वाला पार्ट है जो उसकी सीड के साथ अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है पार्ट, दैट इज़ नोन एज व्हाट, एंडोकार्प। सो इनर मोस्ट लेयर होती है और इनर रफ पोर्शन जहाँ पे अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, उसके सीड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो ये तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज़ पेरिकाप। पेरिकाप दैट इज़ द फ्रूट वॉल इज़ नोन एज पेरिकाप एंड दैट इज़ हैविंग दीज 3 लेयर्स। नाउ फ्रूट्स जो हैं बच्चों 2 टाइप्स के हैं, एक है ट्रू फ्रूट्स और एक होते हैं फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, विच डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवरी, दे आर नोन एज ट्रू फ्रूट्स। जैसे मैंगो, कोकोनट, जिजीफस, दीज आर ट्रू फ्रूट्स। और फॉल्स फ्रूट्स क्या हुए, जो ओवरी के अलावा किसी दूसरे पार्ट से डराइव हुए हैं। अगर ओवरी के अलावा कोई दूसरा पार्ट जो है वो एडिबल है, वो खाया जाता है, देन दैट इज़ नोन एज फॉल्स फ्रूट या सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। कार्प मीन्स फ्रूट, सो दैट इज़ नोन एज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एप्पल एंड फिग। इन दोनों केस में जो थैलेमस है, जहाँ से सारे फ्लोरल वर्ल्स, जो कि स्वोलन पार्ट होता है फ्लावर का, जहाँ से सारे वर्ल्स जो हैं वो अराइज होते हैं, दैट पार्ट इज़ एडिबल इन केस ऑफ एप्पल एंड फिग। तो अगर फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल कोई पूछे, सो दैट इज़ एप्पल एंड फिग। नाउ क्लासिफिकेशन फ्रूट्स की बच्चों, फ्रूट्स जो हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड कंपोजिट फ्रूट्स। अब जो सिंपल फ्रूट्स हैं बच्चों वो मोनोकार्पिलरी ओवरी से बने हैं। अगर ओवरी के अंदर 1 कार्पल इज प्रेजेंट, या अगर उसके अंदर मेनी कार्पल्स हैं, बहुत सारे कार्पल्स हैं, इफ इट इज हैविंग मेनी कार्पल्स, तो वो कैसा हो, सिनकार्पस हो। या तो एक कार्पल हो ओवरी में, या अगर देयर आर मेनी कार्पल्स, वो सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हों। अगर ऐसी ओवरी से कोई फ्रूट डेवलप होता है दैट इज़ नोन एज सिंपल फ्रूट। जैसे पियर, प्लम, टोमेटो, ये सारे या तो मोनोकार्पिलरी ओवरी से डेवलप हुए हैं या मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप हुए हैं। एग्रीगेट फ्रूट्स जो हैं बच्चों वो मल्टी कार्पिलरी, मतलब कार्पल्स तो बहुत सारे हैं, एंड दे
ऑल द कार्पल्स दे आर फ्री, एपोकार्पस ओवरी से बने हैं। सो हर एक कार्पल जो है दैट विल फॉर्म एन इंडिविजुअल फ्रूट। तो यहाँ पे फ्रूटलेट्स जो हैं इट बिकम्स अ फ्रूटलेट बिकॉज ईच कार्पल दैट विल डेवलप इनटू अ फ्रूट। तो ये जो फ्रूट होगा दैट विल बी एक्चुअली अ बंच ऑफ फ्रूटलेट्स। छोटे छोटे फ्रूटलेट्स जो हैं दे विल बी कनेक्टेड विद वन अनदर। जैसे तुमने स्ट्रॉबेरी अगर देखी हो तो स्ट्रॉबेरी जो है उसमें वो जो तुम्हें उस स्ट्रॉबेरी फ्रूट में जो एक एक पार्ट जो तुम्हें नज़र आ रहा होता है दैट इज़ एक्चुअली वन कार्पल, और उसके सारे कार्पल्स जो हैं दे आर फ्री विद वन अनदर एंड ऑल द कार्पल्स दे डेवलप इनटू फ्रूट। तीसरा चीज़ है बच्चों कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट जो है वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस, मतलब अगर पूरे के पूरे जो फ्लावर्स हैं, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, दे ऑल डेवलप इनटू फ्रूट्स, दैट इज़ नोन एज कंपोजिट फ्रूट। जैसे पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल में जैसे तुम देखते हो स्ट्रक्चर, ये जैसे तुम्हें हेक्सागन्स नज़र आ रहे होते हैं, तो ये एक्चुअली एक एक फ्लावर होता है, सिंगल फ्लावर होता है। सो पाइनएप्पल जो है दैट हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम द होल इन्फ्लोरेसेंस। सो पाइनएप्पल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट फ्रूट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एपोमिक्सेस, जो कि तुम्हारे सिलेबस में मैंशनड भी है। बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, उससे सीड्स फॉर्म होते हैं, और ये सीड्स जो है एक मीन है, एक तरीका है, एक ज़रिया है प्लांट्स को लगाने का। तो अगर एपोमिक्सिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स को डेवलप किया जा रहा है तो दैट इज़ नोन एज एपोमिक्सिस। तो हम ये कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस एक मीन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बिकॉज यहाँ पे ना कोई फॉर्मेशन हो रही है गैमीट्स की, ना फ्यूजन हो रही है गैमीट्स की, बिकॉज फ्यूजन गैमीट्स की हुई थी तो एम्ब्रियो बना था, जाइगोट बना एंड देन एम्ब्रियो। यहाँ पे हम देखेंगे कि एम्ब्रियो जो है वो डायरेक्टली फॉर्म्ड होगा फ्रॉम एनी ऑफ द सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल। ओव्यूल की कोई सेल, कोई भी सेल, या फिर एम्ब्रियो सैक की कोई भी सेल जो है वो डायरेक्टली क्या फॉर्म करेगी, एम्ब्रियो फॉर्म करेगी इन केस ऑफ व्हाट, एपोमिक्सिस। नाउ ये जो एपोमिक्सिस है दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहला है बच्चों नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट का मतलब है भी अगर एम्ब्रियो डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक की सेल से डेवलप हो जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। जिसमें सबसे पहला क्या है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस मीन्स नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि एग जो है वो मेल गैमीट के साथ कंबाइन हुआ और उसने बनाया जाइगोट, और जाइगोट फिर बनाता है एम्ब्रियो। अगर ऐसा हो कि ये एग जो है वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बना दे तो ये एम्ब्रियो कैसा होगा, ये एम्ब्रियो हैप्लॉइड होगा, बिकॉज एग इज ऑल्सो हैप्लॉइड। सो दिस इज नोन एज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। दूसरा क्या है बच्चों, हैप्लॉइड एपोगैमी। हैप्लॉइड एपोगैमी में क्या है, एपोगैमी का मतलब क्या होता है बच्चों, एपोगैमी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट में हमने पढ़ा था कि जब हमने फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर पढ़ी तो उसमें हमने देखा था सिनर्जिड्स भी थे, एंटीपोडल्स भी थे, एंड दीज सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स दे वर हैप्लॉइड। तो अगर ये सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स ये डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देते हैं दैट इज नोन एज व्हाट, हैप्लॉइड एपोगैमी। समझ आ गया। तो अगर एग डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रहा है तो वो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस है। अगर एंटीपोडल्स या सिनर्जिड्स जो हैं वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रहे हैं तो वो हैप्लॉइड एपोगैमी है। दूसरा है बच्चों रिकरेंट एपोमिक्सिस। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक डेवलप विदाउट मियोसिस फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल, कि डिप्लॉयड सेल से डायरेक्टली जो है वो एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाएगा। जैसे सबसे पहला है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में जो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, वो डायरेक्टली क्या बना रही है बच्चों, एम्ब्रियो सैक बनाएगी।
वैसे क्या होता था कि जो मेगास्पोर मदर सेल थी उसकी मियोसिस हो रही थी, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं और इन 4 में से 3 डीजनरेट कर जाते हैं, और हमने पढ़ा भी 1 मेगास्पोर क्या बना रहा था, एम्ब्रियो सैक बना रहा था, ठीक है। और ये एम्ब्रियो सैक कैसा था, दैट वाज हैप्लॉइड। बट अगर ये एमएमसी डायरेक्टली ही क्या बना दे, एम्ब्रियो सैक बना दे, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डिप्लोस्पोरी। तो इस केस में जो एग होगा, जो सिनर्जिड्स होंगे, जो एंटीपोडल्स होंगे, ये सारे क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे, और ये डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्टली फॉर्म कर सकते हैं एम्ब्रियो। सो दैट इज नोन एज डिप्लोस्पोरी। नेक्स्ट है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी का मतलब क्या है बच्चों, एपोस्पोरी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट। जब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, एपोस्पोरी। तो इस केस में एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम एनी वेजिटेटिव सेल ऑफ द ओव्यूल अदर देन द एमएमसी। अगर एमएमसी के अलावा किसी दूसरी वेजिटेटिव सेल से, जैसे कि नुसेलस से अगर डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बन जाए, दैट इज नोन एज व्हाट, एपोस्पोरी। क्लियर? सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, दैट इज नोन एज एपोस्पोरी। एंड द थर्ड वन इज एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी या स्पोरोफिटिक बडिंग। यहाँ पे एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप कर रहा है न्यूसेलस से या इंटेग्यूमेंट से, कोई एम्ब्रियो सैक नहीं बना। जो न्यूसेलस है, जैसे ये न्यूसेलस है, इस न्यूसेलस ने जाके एमएमसी बनाना था, फिर मेगास्पोर बनाना था, फिर गैमेटोफाइट बनाना था, फिर जाके बनना था एम्ब्रियो। बट अगर ये एम्ब्रियो सैक कहे भी मैं सीधा ही एम्ब्रियो बना देता हूँ, और ये दिस न्यूसेलस इफ इट डायरेक्टली फॉर्म्स द एम्ब्रियो, ये न्यूसेलस सराउंडेड था बाय इंटेग्यूमेंट्स, अगर ये इंटेग्यूमेंट्स डायरेक्टली बना दे एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। So this was all about apomixis. Next is polyembryony. नाम से पता चल रहा है बच्चों, poly का means many, embryony means embryos, the occurrence of more than one embryo in the seed, that is known as polyembryony. अगर एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज देखे जाते हैं तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1719। अब जैसे मैंने तुम्हें पीछे एपोमिक्सिस में करवाया, अगर ऐसा हो कि एक एम्ब्रियो सैक बना है, एम्ब्रियो सैक में जाइगोट बना, वो जाइगोट ने सपोज एम्ब्रियो बना दिया, अब इसके बाहर न्यूसेलस था, अगर सपोज न्यूसेलस भी एम्ब्रियो बना दे, या जो इंटेग्यूमेंट्स थे वो इंटेग्यूमेंट्स भी एम्ब्रियोज बना दें, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि एक सीड के अंदर देयर विल बी मैनी एम्ब्रियोज। ठीक है, तो इस तरीके से पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशंस जो हैं वो अराइज होती हैं। अब ये पॉली एम्ब्रियोनी दो टाइप की है, एक है क्लीवेज। क्लीवेज मतलब जब डिवीजन से, जब एम्ब्रियोज अराइज करेंगे विद इन एन एम्ब्रियो सैक बाय द क्लीवेज ऑफ द एग, एग की क्लीवेज हो गई है, ठीक है, या फिर सिनर्जिड्स हैं या एंटीपोडल्स हैं उनसे, या एंडोस्पर्म से एम्ब्रियो जो है वो बन रहा है, द सिनर्जिड्स दे आर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज, द एंटीपोडल्स दे आर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज। ठीक है, तो अगर इनसे ऐसी चीज़ों से पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशंस जो हैं वो अराइज हो रही हैं, दैट इज़ नोन एज व्हाट, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। और दूसरी है बच्चों एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में जब एम्ब्रियो सैक की बाहर वाली सेल्स, क्लीवेज में हमने पढ़ा कि जब एम्ब्रियो सैक की इंटरनल सेल्स दे आर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज, और एडवेंटिव में जब एम्ब्रियो सैक के बाहर वाली सेल्स एम्ब्रियोज बनाएंगे, जैसे कि न्यूसेलस इज फॉर्मिंग एम्ब्रियो या इंटेग्यूमेंट इज फॉर्मिंग एम्ब्रियो, देन दैट इज नोन एज एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी. Now these two topics, they are also very important which we have discussed, polyembryony and apomixis. बच्चों इनकी definitions plus इनकी types जो हैं वो तुम्हें पता होनी चाहिए because they are mentioned properly in your syllabus. Now our last topic is
स्टूडेंट्स, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है? अगर फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। और ऐसे फ्रूट्स जो होते हैं, क्या खास बात है उनकी? दे आर सीडलेस, उनमें सीड्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सो दे आर दी सीडलेस फ्रूट्स, या हम कह सकते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, दे आर सीडलेस फ्रूट्स। वाई? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ना पार्थिनोकार्पिक बच्चों नेचुरल भी है, कई ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें नेचुरली जो सीड्स बनते ही नहीं है, जैसे कि बनाना के केस में हमने देखा या पाइनएप्पल के केस में देखा। यहाँ पे प्लांट को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एंड दी फ्रूट्स दे आर फॉर्म्ड, दे आर सीडलेस, सो दिस इज नेचुरल। आजकल पार्थिनोकार्पी जो है वो इंड्यूस भी की जाती है, बिकॉज जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जूसेस तैयार किए जा रहे हैं वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है सीड्स को सेपरेट करने की। तो आजकल इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी के थ्रू ऐसे फ्रूट्स बनाए जा रहे हैं इन विच आर सीडलेस, जैसे कि सीडलेस टोमेटोज़ आ रहे हैं। टोमेटो सॉस बनाने वाली इंडस्ट्री जो है वहाँ पे सीड्स को सेपरेट करने की बड़ी प्रॉब्लम आती है, या लेमन्स बनाए जा रहे हैं सीडलेस ग्रेप्स बनाए जा रहे हैं, ऑरेंजेस बनाए जा रहे हैं। सो दीज आर ऑल बाय इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी. So with this students, our this chapter is complete. So till now we have completed our 3 chapters and this chapter is coming for your online test. तो जितने lectures बच्चों मैंने तुम्हें दिए हैं मैंने YouTube पे upload कर दिए हैं। अगर कोई lecture किसी बच्चे का मिस हो गया है तो बच्चों YouTube पे तुम ये lectures देख सकते हो, और जो तुम्हें MCQs क्वेश्चन सेंड किए गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। टिल देन बच्चों, थैंक यू।